Hello dear friends, you are most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 23 मई 2020 द हिंदू का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो स्टडी IS कोड यूज कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म पर। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल भी कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, ये 3 मेगा बैच स्टार्ट हुए हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट 25 मई से फॉर यूपीएससी CSE 2020-21 के लिए। कहाँ पर? अनअकैडमी पर। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिशन यूपीएससी CSE 2021, लक्ष्य यूपीएससी CSE 2021 हिंदी बैच है टोटली, एंड इसमें प्रारंभ है 25 मई। कंप्लीट सिलेबस, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज के साथ एंड समर्पित समाशोधन सत्र, इंटरव्यू की तैयारी। तो कंप्लीट एक बैच है सभी जगह। यहां पर भी इंग्लिश GS बैच कोर्स। अगेन आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहां पर अमन सर का न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड कंप्लीट कोर्स ऑन डेली करंट अफेयर्स फॉर मई 2020 से स्टार्ट हो रहा है, आगे कंप्लीट रहेगा ये। तो ये आप इसको जरूर देखें। यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन के लिए 1 मंथ का अगर आप लेते हो तो 8,000 पर मंथ रहता है। अगर 12th मंथ के लिए रहते हो तो वो आपको 3,333 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है। 24 मंथ के लिए 2,000 पर मंथ। उसमें आपको टोटल अगर इस ऐसे लेते हो 24 मंथ्स के लिए तो 58% ऑफ रहता है। आप एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा के लिए आप स्टडी IS कोड यूज कर सकते हो। तो ये आप यूज करना ना भूलें। अगेन यहां पर हम देखें तो यहां पर अमन सर का डेली करंट अफेयर्स, एंड अगर अगेन यहां यूज करोगे आप 24 मंथ्स के लिए तो 75% टोटल ऑफ रहता है। अगेन आप 10% ऑफ लेकर यहां 24 मंथ्स के लिए आप ले सकते हो 43,200 में। तो ये आप यूज करना ना भूले। स्टडी IS कोड आपको 10% इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन था, हमने देखा था कि 15th फाइनेंस कमीशन जो बन चुका है NK सिंह कमेटी, NK सिंह साहब की अध्यक्षता में, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के सामने कौन रखवाएगा? तो वित्त आयोग का अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट साहब को ही ये अपनी रिपोर्ट देता है। प्रेसिडेंट साहब इसको किसके सामने रखवाते हैं? दोनों जो सदन रहते हैं उनके समक्ष रखवाते हैं। तो कौन आंसर हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम स्टार्ट करते हैं 23 मई 2020। यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर पेज पर RBI कट्स रेपो रेट अगेन डाउन 4%। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम यहां से पूरा कंप्लीट न्यूज करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इनमें दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, किस लिए किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अकोमोडेटिव स्टेंस क्या होता है, ये सभी हम देखेंगे। पेज नंबर 6 पर लोअर द टेम्परेचर डिफ्यूज द इश्यूज। इंडिया एंड नेपाल में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जो पर्टिकुलर टेरिटरी, काला पानी, लिपुलेख, उन सभी को यहां पर कैसे सोल्व किया जाए, इनके द्वारा एक अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। इसको हम जो मेन पॉइंट है, अननेसेसरी हम हिस्ट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे। हमको हमारे लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हमको जो पिन पॉइंट्स है उन सभी को हमको याद रखना है। यहां पर जो 6 नंबर एडिटोरियल पर पेज जो है वहां पर RBI से संबंधित अगेन यहां न्यूज है, उसको पेज नंबर 1 की न्यूज से अटैच किया हुआ है पूरा कंप्लीट।
डिजिटल करेंसी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से कौन कौन से पॉइंट हम याद रखना है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ अगेन इंडिया एंड नेपाल, तो इससे संबंधित हम एक एडिटोरियल का पूरा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 7 पर हर सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो। तो ये मॉडल स्टेट मीन्स गुजरात को क्या कहता है, मॉडल स्टेट, लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस का केसेज 3rd नंबर पर है पूरे इंडिया में, तो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया रीचेज आउट पाक टू फाइट लोकस्ट। तो लोकस्ट क्या है, इसके बारे में हम पूरा देखेंगे, कहां से ये आते हैं, इनकी क्या बाउंड्री रहती है, क्यों मैं इसको लेने के लिए पीछे हमारा रीजन क्या है, वो सभी हम पता करेंगे। पेज नंबर 9 अगेन न्यू नेपाल मैप बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स, जस्ट सिंपल है, हम इसको जरूर देखेंगे। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स इन शॉर्ट, इसमें हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 10 यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है, तो टॉपिक्स इन शॉर्ट में रहेगा आरोग्य सेतु ऐप। पेज नंबर 14 में हम टॉपिक्स इन शॉर्ट्स में लेंगे ओपन स्काईज ट्रीटी एंड आईएनएफ ट्रीटी। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आईएनएफ ट्रीटी एंड ओपन स्काईज ट्रीटी, यूएसए एंड रसिया के बीच में। आरबीआई एक्सटेंड्स मोरेटोरियम बाय 3 मंथ्स, तो ये हम देखेंगे मोरेटोरियम में क्या होता है। अगर आज आपको लोन चुकाने की डेट स्टार्ट थी तो उसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये जो डायग्राम दे रखा है, इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से याद रखना कि फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स बैंक्स टू स्लैश लेंडिंग रेट आफ्टर आरबीआई एक्शन। तो आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को कम किया है, तो इन रेपो रेट का जो फायदा है वो ग्राहकों तक आप लेंडिंग रेट के रूप में पहुंचाओ। मींस बैंक को भी अपनी लेंडिंग रेट को कम करना चाहिए, तभी तो जाकर मॉनेटरी जो पॉलिसी ट्रांसमिशन वो बेहतर होगा। लेकिन बैंक्स ऐसा नहीं करती है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इंडियन जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट 23 मई 2020 द हिंदू एनालिसिस। तो यहां पर पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 6 दोनों जगह रेपो रेट आरबीआई का कवर किया गया है। तो फर्स्ट तो हमको यह समझना है कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट जनरली क्या होता है कि जो बैंक्स, आरबीआई के पास काफी पैसा है, बैंक्स रहती हैं पूरे इंडिया में, उन बैंक्स को कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो बैंक्स को जब पैसों की जरूरत पड़ती है कई बार, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को क्या देती है, उधार में देती है। यहां पर पैसा किसको देती है, बैंक्स को, और बैंक से एक ब्याज दर वसूलती है, मींस इंटरेस्ट रेट वसूलती है। तो उसी इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब आप सोचिए कि इस इंटरेस्ट रेट को, मींस रेपो रेट को अगर आरबीआई कम कर देगी तो बैंक्स ज्यादा से ज्यादा उधार लेगी किससे, आरबीआई से। जब बैंक्स ज्यादा से ज्यादा उधार लेगी आरबीआई से, तो जब ज्यादा पैसा बैंक्स उधार लेगी आरबीआई से, तो बैंक्स के पास पैसा ज्यादा रहेगा। बैंक्स इस पैसे को क्या करेगी कि लोगों को उधार देगी। तो किसको देगी बैंक्स, उधार लोगों को। अब जब लोगों को उधार देगी तो लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, लोग इस पैसे को खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट में खर्च कर सकते हैं, कोई नई वस्तुएं खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं। जब खर्च करेंगे तो हमारा देश का क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, साथ ही में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो हमारी जो जीडीपी है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए आरबीआई अपने रेपो रेट्स को घटाती है। आपको पता होगा कोरोना वायरस के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो गई है। उसी को सुधारने के लिए आरबीआई लगातार अपने रेपो रेट्स को कम कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और होगा क्या, आरबीआई जब रेपो रेट कम करती है तो सस्ता लोन बैंकों को मिलता है, तो बैंक भी सस्ता लोन लोगों को देगी। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसा बैंक करे, लेकिन बैंक्स ऐसा नहीं करती है। बैंक्स ऐसा क्यों नहीं करती है, बैंक्स जो रेपो रेट को कम करती है आरबीआई, इसका फायदा खुद उठा लेती है, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी लॉस में है। तो बैंक्स तो यहाँ लॉस की भरपाई करने में लगी हुई है। इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है
कि आरबीआई अपने रेपो रेट कम करती है लेकिन उसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचता। इसीलिए इसीलिए आरबीआई ने कई तरह की रेट्स लेकर आई। बेस रेट 2010 में लेकर आई, उसके बाद एमसीएलआर लेकर आई 2016 में, उसके बाद रेपो लिंक्ड रेपो रेट लेकर आई 2019 में। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो सही नहीं हो रहा। अब हम यहां देखते हैं, रेपो रेट था उसको 4.4% से 4% कर दिया, मीन्स 40 बेस पॉइंट घटा दिया। क्या कर दिया? 40 बेस पॉइंट। 1% का बैंकिंग की भाषा में 1% बराबर होता है 100 बेस पॉइंट। तो जब भी अगर 0.1% घटाए तो अच्छा नहीं दिखता है बोलने में, तो इसकी जगह क्या कर देते हैं, 0.1 की जगह 10 बेस पॉइंट घटा रहे हैं ताकि ज्यादा संख्या लगे। इसीलिए अब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? मौद्रिक नीति समिति। इसमें 6 सदस्य होते हैं। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित कोई डिसीजन लेना रहेगा तो उसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई से आते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 4 साल के लिए, और ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। मीन्स एक बार जब बन गए तो बन गए, उसके बाद दोबारा इनको इस कमेटी में नहीं बनाया जाएगा सदस्य। आरबीआई में क्या होता है? एक गवर्नर, आरबीआई से एक डिप्टी गवर्नर और एक सदस्य अपॉइंट किया जाता है जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड रहता है उसके द्वारा, जो कि बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जो बैंक का गवर्नर है वो चेयरमैन रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और इसके पास वीटो पावर नहीं होती। मींस जो छह सदस्य हैं, अगर 4 सदस्यों ने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रेपो रेट है वो कम होनी चाहिए और 2 बोल रहे हैं नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा? बहुमत के साथ क्या होगा? और इन 2 में अगर शामिल है कौन? आरबीआई का गवर्नर, तो भी ये बहुमत से पास हो जाएगा क्या? निर्णय। मीन्स अगर बहुमत है तो वीटो पावर नहीं लगा सकता कौन? आरबीआई का गवर्नर। कास्टिंग वोट दे सकता है। यदि रेपो रेट को घटाना या कम करना है उससे संबंधित निर्णय 3 सदस्यों के बीच में टाई हो जाता है। 3 सदस्य बोल रहे हैं कि रेपो रेट घटे, 3 सदस्य बोल रहे हैं कि रेपो रेट ना घटे, तो ये जो टाई वाला मामला है इस समय निर्णायक वक्त कौन दे सकता है? आरबीआई का गवर्नर। प्रेजेंट में जो रेपो रेट है वो 4% है एंड रिवर्स रेपो रेट को कर दिया है 3.35%। मीन 4 से इसको भी घटा दिया है। तो ये याद रखना। अभी हम देखेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये देखिए यहां पर रेपो रेट आरबीआई है। आरबीआई से बैंक क्या कर रही है? मनी ले रही है, मीन्स उधार पैसा ले रही है। और बैंक्स को क्या कर रही है? बैंक क्या दे रही है? आरबीआई को इंटरेस्ट दे रही है। तो यही क्या है? रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है। यहां क्या करती है आरबीआई और बैंक अपने पैसे को कहां रख देती है? आरबीआई के पास। जो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है वो आरबीआई के पास रख देती है। इस बदले में आरबीआई कुछ इंटरेस्ट देती है किसको? बैंक्स को। अब आप सोचिए, अब यहां एक कॉन्सेप्ट है अगेन। यहां पर हमने देखा कि रेपो रेट जब कम होता है तो बैंक्स ज्यादा से ज्यादा पैसा लेगी किससे? आरबीआई से, और उस पैसे को लोगों को बांटेगी, तो इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या है? अगर इसको आरबीआई बढ़ाती है तो आरबीआई इसको बढ़ाती है, मीन्स इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो ऐसे मामले में बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे मामले में क्या है? बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगी क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। लोगों को पैसा देने के बजाय आरबीआई के पास पैसा सुरक्षित रहता है। इसलिए बैंक चाहती है कि रिवर्स रेपो रेट का लाभ उठाया जाए। अब आरबीआई अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगी, लोगों को कम देगी, तो क्या होगा? लिक्विडिटी बाजार में कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, निवेश कम हो जाएगा। इसलिए आरबीआई क्या चाहता है कि रेपो रेट को वो घटाए, ताकि आरबीआई ये चाहता है कि बैंक मेरे पास पैसे ना रखकर ज्यादा से ज्यादा किसको पैसा दे? लोगों को हाथ में पैसा दे। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि रेपो रेट को घटाते हैं तो भी सस्ता लोन मिलता है एंड रिवर्स रेपो रेट को घटाते हैं तो भी लोगों तक सस्ते लोन के एक तरह से हम मार्ग खोलते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये दोनों क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जनरली आप अगर एक ग्राफ प्लॉट करो, यहां पर एक तरफ है डेज या मंथ और एक तरफ है मनी, मीन्स कितना मनी चाहिए। अगर हम देखें बैंक, तो बैंक के पास क्या होता है? किसी टाइम मनी ज्यादा आ जाता है, किसी टाइम कम हो जाता है, किसी टाइम, और एक रिक्वायरमेंट है बैंक की, ये मनी का रिक्वायरमेंट कितना है, मीन्स जरूरत कितनी है इस लाइन के ऊपर। अब क्या होगा यहां पर कि पर्टिकुलर मंथ जैसे मई है
जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मार्च के टाइम में क्या है, लास्ट एंडिंग मंथ रहता है, उस समय पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसको हम मार्च मंथ मान ले तो बैंक के पास क्या आ गया, पैसा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा ग्राफ चला गया। तो ऐसे पैसे को क्या करेगा, ऐसे पैसे को क्या करेगा बैंक, जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया है इसको जो रिक्वायरमेंट है उसके बराबर लाने के लिए एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको रेपो, रिवर्स रेपो रेट पर कहाँ जमा करा देगा, आरबीआई के पास। अब जब कई बार इसके पास पैसे की कमी रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है तो ये क्या करेगा, रेपो रेट के द्वारा लैंड कर लेगा कहां से, आरबीआई से। तो इस ग्राफ को समझना, एक तरफ मंथ है, एक तरफ मनी रिक्वायरमेंट है, यहां पर मनी रिक्वायरमेंट और मनी का फ्लो, यहां पर मनी फ्लो इतनी रिक्वायरमेंट है, मनी फ्लो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है इस रिक्वायरमेंट की लाइन से, और यहां पर क्या है, पर्टिकुलर मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप याद रखोगे, एग्जाम में बना पाओ तो बहुत अच्छा होगा। अब हम देखते हैं आगे, एकोमोडेटिव स्टेंस रहा किसका, आरबीआई का। ये कब रहता है, इसका मतलब क्या है, व्हेन इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन दी टारगेट 4 ± 2। आरबीआई को एक मैंडेट दे रखा है, आरबीआई का एक काम है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है 4 ± 2 मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से लेकर, अगर हम इसमें 4 में -2 करें तो 2 हो जाएगा, अगर +2 करें तो 6, मीन्स 2 से लेकर 6% होना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन, तब तो ठीक है। इट मीन्स क्या है कि सीपीआईसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मीन्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये क्या होता है, जहां पर मूल्य मीन्स उपभोक्ता जो रहते हैं वो डायरेक्टली वस्तुओं को खरीदते हैं तो उस वस्तु के आधार पर कितनी महंगाई बढ़ी है। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जब हम डायरेक्टली वस्तुओं को जाकर खरीदता है कंज्यूमर, उसके कारण उन वस्तुओं पर कितना इन्फ्लेशन हुआ है उसको बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको 4 ± 2 के बीच में रखना है हमें, ये मैंडेट मिला हुआ किसको, आरबीआई को। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 4 ± 2 के अंडर में है, उसके बावजूद रेपो रेट को कम करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हम ग्रोथ को रिवाइव करना है, मिटिगेट मिस कमी करना द इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस 19 ऑन द इकोनॉमी। तो ये क्या है, हमारे लिए काम है, इसीलिए हमने क्या किया है, एकोमोडेटिव स्टैंस अपनाया है, मीन्स कैसे हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको देखना आप। यहां पर फरवरी 2019, जून 2019, अक्टूबर एंड अभी प्रेजेंट में हम देख रहे हैं क्या, मई 2020। तो मई 2020 पे रेपो रेट जो है वो है 4% एंड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। आप कभी भी देखोगे, आप जब भी देखोगे तब रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या है, कम। क्योंकि आप जनरली समझो, गांव में कोई साहूकार है, साहूकार मीन्स मनी लेंडर, उसके पास आप पैसे लेने जाते हो तो वो आपको ब्याज पर पैसे देता है, और कई बार अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो वो मनी लेंडर भी आपसे पैसा ले लेता है, आपको भी ब्याज पर पैसा दे देता है, मीन्स आपको ब्याज देता है उस पैसे पर। तो आप कभी भी देखना, मनी लेंडर जो खुद पैसा लेता है उस पर आपको ब्याज कम देगा, लेकिन जो खुद पैसा देता है आपको उस पर ब्याज हमेशा ज्यादा लेगा। तो आरबीआई वैसे ही कर रही है कि जब वो देने की बारी आती है रिवर्स रेपो रेट के रूप में ब्याज दरें बैंकों को तो कम देगी, अदरवाइज ऐसे तो कंगाल हो जाएगी आरबीआई, जबकि रेपो रेट के रूप में जब खुद ब्याज वसूलती है तो ज्यादा लेगी। इसलिए एक कॉन्सेप्ट है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगी किससे, रेपो रेट से। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमेशा याद रखना। लोकुस्ट द हिंदू के पेज नंबर 18, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे फिलोसफी समझना कि पाकिस्तान, ईरान और इंडिया, ये तीनों देश में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप है। किसका, ग्रास होपर का हमने कल भी बात किया था कि प्लांट है उसकी लीव्स को ये चट कर जाता है, उसके फ्लावर्स, उसके छोटी छोटी जो लीव्स आती है उन सभी को खाकर क्या करता है, प्लांट्स को नष्ट कर देता है। तो इससे फूड सिक्योरिटी खराब हो सकती है किसकी, साउथ एशिया की एंड साउथ वेस्ट एशिया की। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मामले में हम कोऑपरेट कर रहे हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और हम एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तीनों देशों का। और इंडिया ने कहा है कि इसको मिटाने के लिए पेस्टिसाइड जो मैलाथियन है उसका पूरा कंप्लीट यूज मैं करूंगा, मैं दे दूंगा उसका पूरा खर्चा। और याद रखना 2019 में कई बैन किए गए थे पेस्टिसाइड, 2019 में कई पेस्टिसाइड बैन किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक बिल के द्वारा। उसमें मैलाथियोन, उसमें मिथाइल पैराथियोन, इस टाइप के कार्बोनोफोरस, ये सभी नाम थे। तो एक तरह से मिलता जुलता नाम है पैराथियोन, मेलाथियोन। और यूपीएससी 2019 में डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन था
4 नाम दे दिए गए कि किससे संबंधित है, तो कृषि पीड़क नाशक मीन्स एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड थे। डायरेक्टली क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, आप पिछले पेपर्स में जाकर देखना। यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मेंस या प्री स्पेशली मेंस लिखने का आए तो पाकिस्तान के साथ जब भी कोई जिक्र होगा किसी भी चीज को, तो हम वहां कह सकते हैं कि लोकुस्ट के मामले में हमने जब कोऑपरेट किया है तीनों देशों के बीच में, तो हम अन्य देशों को भी बायलैटरली या ट्राइलेटरली या देशों के बीच में आपस में अच्छे संबंध बनाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहां जो लोकुस्ट है ये क्या करता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होता है, यमन, बहरीन, कुवैत, कतर, यहां से होते हुए सऊदी अरेबिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और इंडिया। यहां पर क्या होता है, ईरान इसके बाद आएगा, सऊदी अरेबिया पहले ले लेना। तो यहां क्या होगा, इसके द्वारा इंडिया में एंटर कर जाता है। अब इसका एक बार मैप देखते हैं हम, कहां से स्टार्ट होता है। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहां से निकाला हुआ है। यहां से क्या करता है, यमन एंड यहां से सऊदी अरेबिया में एंटर कर जाता है। साथ में यहां से ये यहां से एंटर करने के बाद ये यूएई एंड कतर, कुवैत, बहरीन, यहां से होते हुए डायरेक्ट ईरान में एंटर कर जाता है। तो इसका रास्ता देखना आप, यहां से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से एंटर कर जाता है, यमन, सऊदी अरेबिया से होते हुए यहां से ईरान में एंटर कर जाता है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए ये क्या हमारा जो वेस्टर्न एरिया है इंडिया का, वहां पर यहां पर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है। यहां से उड़ते हुए कहां, पूरा इनका ये रास्ता रहता है, यहां तक आ जाते हैं। और इंडिया में, पाकिस्तान में और ईरान में ये यहाँ की, अब यहाँ पर ये डेवलपमेंट स्टेज में रहते हैं, यहाँ इनका रास्ता रहता है गमन का, माइग्रेशन का, और जाकर अटैक इन तीनों देश में करते हैं, स्पेशली क्रॉप्स पर। इसके कारण क्रॉप्स क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, किसानों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानि। इसलिए हमने पाकिस्तान, जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, कई बार एमपी तक अटैक हो जाता है, कई बार महाराष्ट्र में भी अटैक हो जाता है। लेकिन इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए मैलाथियोन क्या है, एक हमारे पास तरीका, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हमेशा किसी न किसी दायरे में रहकर हम उसको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगेन हमारा है इंडिया एंड नेपाल द हिंदू के पेज नंबर 6 पर। लिपुलेख पास, काला पानी, धारचूला से लिपुलेख तक हमने क्या बनाया है, एक जो हमारा उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां काला पानी रीजन है, वहां से लेकर हमने लिपुलेख से होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने तक का हमने रास्ता क्लियर किया है। क्योंकि हमारे लिए कैलाश मानसरोवर धार्मिक रूप से क्या है, एक इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल है। यहां पर जो हमें याद रखने वाली बात है, एक सगुली ट्रीटी हुई थी 1816 में। इसमें नेपाल की जो टेरिटरी है उसको माना गया था कि काली रिवर और जो राप्ती रिवर है उसके बीच में जो बाउंड्री है, मीन्स जो टेरिटरी है, वो किसकी टेरिटरी है, नेपाल की। लेकिन ये नेपाल इस काली रिवर को अपनी जो नेचुरल बाउंड्री मानने से मना करता है। इसको आगे हम देखेंगे जस्ट कि कैसा मैप है। एक बार मैप देखिए आप, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था। यहां पर क्या है, ये है नेपाल एंड इंडिया एंड ऊपर क्या है, चाइना, यहां पर चाइना। यहां पर ये बाउंड्री आप देखना, ये बाउंड्री है इंडिया की, यहां पर है नेपाल, और ये ऊपर का क्या है, पूरा चाइना। यहां पर हमने धारचूला, यहां का डिस्ट्रिक्ट किसका है, नेपाल का। यहां पर जो रीजन है ये है कालापानी, ये कालापानी रीजन है। और यहां से हमने कालापानी धारचूला के पास से होते हुए, यहां से होते हुए हमने कालापानी होते हुए, कहां, कालापानी से होते हुए हमने क्या किया है, ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर पूरा क्या है, कालापानी। यहां धारचूला डिस्ट्रिक्ट के पास से कालापानी होते हुए हमने लिपुलेख पास से होते हुए हमने एक सड़क मार्ग बना दिया। कहां से, अब जो यहां सड़क बनाई है, स्पेशली ये वाला पार्ट, यहां सड़क बनाने से आपत्ति है किसको, नेपाल को। और हमने लिपुलेख पास होते हुए हमने कहां पहुंच गए, हम माउंट कैलाश, हमारा ये रास्ता था। अब नेपाल का क्या प्रॉब्लम है, यहां देखना नेपाल का क्या प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स। नेपाल का कहना है कि मेरा धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न पार्ट, ये नेपाल है, इसका धारचूला डिस्ट्रिक्ट है, ये धारचूला, यहां इंडिया। ये जो महाकाली रिवर, एक काली जो रिवर बोलते हैं इसको, यहां पर ये रिवर आ रही है, यहां पर कालापानी रीजन ये है, और कालापानी रीजन और धारचूला डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये जो नदी है कालापानी, इसको अपनी नेचुरल बाउंड्री मानने से मना करता है कौन, नेपाल। और नेपाल कहता है कि मेरा जो ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल कहता है कि मेरा ये जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है, ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट यहीं तक बाउंड्री समाप्त नहीं होकर ये कालापानी का जो रीजन है ये भी मेरा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, धारचूला डिस्ट्रिक्ट का। जबकि इस एरिया पर अभी किसका कब्जा है, यहां पर किसका कब्जा है, इंडिया का। इंडिया की
जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है वो यहाँ पर क्या करती है, गश्त करती है, जबकि इसको वहां कौन बताता। और इंडिया ने क्या किया, यहीं से होते हुए काला पानी रीजन से होते हुए एक काला पानी लिपुलेख जो पास होते हुए हमने कैलाश मानसरोवर के लिए रूट बनाया। अब जो नेपाल है वो कहता है कि मेरा काला पानी रीजन भी है, लिम्पियदुरा जो काला पानी रीजन है उसका सबसे टॉप मोस्ट एरिया है ऊपर, और एंड लिपुलेख पास, ये सभी तीनों मेरे हैं। तो ये एक बड़ा टेंशन है इंडिया और नेपाल के बीच में। बार बार इस मामले को हवा दे दी जाती है जो कि हमारे लिए कई बार टेंशन का पार्ट है। और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि चाइना का नजदीकियां बढ़ती जा रही है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में वो भी इंडिया के अगेंस्ट लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपने लिए राजनीतिक वोट बैंक को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो 1981 में इंडिया नेपाल इंडिया टेक्निकल लैंड जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने 98% जो मामला था बॉर्डर का उसको सुलझा लिया। बट काला पानी एंड सुस्ता, ये काला पानी रीजन हमने देख लिया उत्तराखंड में, ये जो रीजन है बिहार में है सुस्ता, ये दोनों डिस्प्यूटेड एरिया है जिनके ऊपर क्लेम करता है कौन, नेपाल। अब हम आगे देखते हैं कि इंडिया नेपाल के इस मामले को हम सुलझा सकते हैं किसी न किसी तरीके से, कुछ बाउंड्री दे दे कुछ बाउंड्री ले ले, कैसे ना कैसे, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो। जैसे हमने बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर इश्यू को रिजोल्व किया था 2016 में, हमने 100वां संविधान किया था, मींस 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था इसके लिए। इसके तहत हमने क्या किया था, बांग्लादेश को कुछ बस्तियां हमने लौटा दी और बांग्लादेश से कुछ बस्तियां हमने ले ली, लोगों को कुछ जो लोग थे उसको बांग्लादेश की नागरिकता दे दी, कुछ लोगों को इंडिया की लोगों के रूप में नागरिकता दे दी। जबकि जब से जो पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरह से वार हुआ था, क्राइसिस हुआ था, उसके तहत इंदिरा गांधी के समय से ही इन लोगों को नागरिकता को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। ना तो बांग्लादेश इनको अपना देश मानता, अपना नागरिक मानता था, ना इंडिया इनको अपना नागरिक मानता था, इनको कहीं की नागरिकता नहीं थी, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब इनको 2016 में जब इस मामले को निपटा लिया गया तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि इस मामले को भी निपटाया जा सकता है। इसके लिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल मीन्स नागरिक टू नागरिक, लोगों का कॉन्टैक्ट ज्यादा बढ़ना चाहिए, ताकि जो कोई भी पार्टी जो अपने एजेंडे के लिए जो फायदा उठाना चाहती है तो लोग उसका फायदा ना दें। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बातचीत के थ्रू और बायलैटरल मीटिंग्स ये होना चाहिए। अब है पेज नंबर 7, बिस एंड डिजिटल करेंसी, द हिंदू के पेज नंबर 7 पर, डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। ये क्या होता है, जनरली हम करेंसी देखते हैं तो कागज वाली रहती है या सिक्के के रूप में रहती है जिसका हम आपस में लेन देन कर सकते हैं, और उसको जारी कौन करता है, किसी भी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे रुपए का हम देखते हैं कागज के रूप में रहता है, सिक्कों के रूप में। डिजिटल करेंसी का क्या रहता है कि ये कागज के रूप में, सिक्कों के रूप में रहता, इसका जो लेन देन रहता है वो पर्टिकुलर यहाँ पर एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर कोई दूसरी जगह है, अमेरिका में बैठा बैठा कंप्यूटर से कोई व्यक्ति इसका लेन देन करता है और इसका पर्टिकुलर कोड रहता है, उस कोड का लेन देन होता है सिर्फ। तो ये क्या होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बिटकॉइन जो सबसे पहले आई थी, फिर लिब्रा, फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा, लेकिन अभी तक इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई है, एंड किसन डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये चाइना की बैंक, पहली बार किसी वर्ल्ड लेवल की बैंक ने, किसी वर्ल्ड लेवल की सेंट्रल बैंक ने, जो बैंक ऑफ चाइना है उसने इसको शुरू किया है। तो पहली बार किसी देश की सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी स्टार्ट की है, वो है DCEP, इसको जरूर याद रखना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यहां पर डिजिटल करेंसी क्या है, जिसका लेन देन क्या हो, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो, इंटरनेट के द्वारा हो, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, क्या नहीं हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। यूपीएससी 2016 में इससे संबंधित डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि बिटकॉइंस हाल ही में खबरों में सुनाई देता है, ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन से कथन सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां एक वर्ड आया है बिस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये क्या होती है, ये जितने भी सेंट्रल बैंक्स है वर्ल्ड में, उसके साथ जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है। ये जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके बैंक को पैसा देता है। 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल लेवल पर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोऑपरेशन बढ़ाना और कोऑर्डिनेट करना, चाहे वो मौद्रिक, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित है। अब एक याद रखना कि स्विट्जरलैंड में ही एक है बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, उसको ये समर्थित करता है। और जो बेसल लॉ बनते हैं, जैसे बेसल 3 जो बने थे, ये कौन बनाता है, यही बनाता है
बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसको समर्थन करता है कौन? BIS। और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 20 देश 7 सदस्य और EU के सभी सेंट्रल बैंक इसके क्या है? सदस्य। जितने भी हम सुनते हैं बेसल, बेसल एक सिटी है, कहां पर? बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। वहां पर ये लॉ बनते हैं बैंकों के संबंधित, ताकि सभी देश की बैंकें डूबे नहीं क्राइसिस के समय। टॉपिक्स इन शॉर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमने पहले भी देखा था कि कभी भी जब हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है तो इसके द्वारा जांच की जाती है, सरकार को सिफारिश दी जाती है, लेकिन सरकार इसकी सिफारिश माने या नहीं माने ये सरकार पर डिपेंड करता है। हाँ, याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ना तो किसी पर जुर्माना लगा सकता, ना किसी को सजा दे सकता, ये केवल और केवल गवर्नमेंट को सिफारिश कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि 1 महीने के अंदर ये बताना रहता है NHRC को कि हमने क्या किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हाल ही में बदलाव हुए हैं। आपको पता हो तो इसमें क्या बदलाव हुए हैं कि पहले इसका जो चेयरमैन था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड वही बन सकता था, लेकिन अब जो चीफ जस्टिस की जगह रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इसका सदस्य बन सकता है, इसका चेयरमैन बन सकता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर सदस्य एक चेयरमैन, 2 सदस्य जुडिशियल और 2 सदस्य जो मानवाधिकारों के जानकार होते थे, इसकी जगह 3 कर दिया इनको। तो अब टोटल सदस्य कितने हो गए? 1 + 2 + 3 परमानेंट। एंड पदेन सदस्य थे वो 4 थे, अब 3 और बढ़ा दिए गए, एक OBC आयोग का, एक जो विकलांग लोग है उनका, और एक बच्चों के जो आयोग है उसका। इन 3 सदस्यों को, तो पदेन सदस्य कितने हो गए? 7। ये सभी आप याद रखना। और क्या हुआ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में? पहले इनके जो कार्यकाल था वो 5 साल था, 5 and 75 में 75 साल और 5 साल तक का, लेकिन ये 5 साल था, उसको अब कितना कर दिया है? 3 साल। कार्यकाल घटाकर कितना कर दिया है? 3 साल और 75 ईयर्स। आरोग्य सेतु ऐप, ये हमने पहले ही देखा था कि आरोग्य सेतु ऐप जो कोरोना वायरस के केसेज हैं उनको ट्रैक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मींस अगर आपके मोबाइल में ब्लूटूथ चालू है और ब्लूटूथ के द्वारा कोई दूसरे की डिवाइस से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और वो पता कर लेगा कि आपके आसपास कितने कोरोना वायरस के केसेज हैं, कौन कौन इन्फेक्ट है, आपका कितना चांसेज है, और साथ ही में अगर फ्यूचर में आप अगर कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हो तो ये भी पता लगेगा कि आप कितने कितने लोगों के पास से गुजरे थे, क्योंकि उसके मोबाइल से ट्रैक कर लिया जाएगा। ओपन स्काईज ट्रीटी एंड INF ट्रीटी, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज फोर्स ट्रीटी। तो यहां पर क्या है, न्यूक्लियर मिसाइल जो थी वो ग्राउंड लेवल की जो न्यूक्लियर मिसाइल थी उनको कैसे कम किया जाए, इसके लिए INF ट्रीटी हुई थी। केवल इतना सा याद रखना, UPSC में एक बार पूछा जा चुका है कि रशिया एंड USA के बीच में INF ट्रीटी हुई थी, लेकिन इससे बाहर हो गया है कौन? अमेरिका। ओपन स्काईज ट्रीटी क्या था? इसमें जैसे USA है, USA के प्लेन कहां जाएंगे? रशिया के ऊपर कहीं भी जाकर उड़ सकते हैं, और साथ में ये मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं जो संधि हुई थी, कहीं किसी टाइप के आर्म्स तो नहीं बना रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि USA ने मना कर दिया कि हम इस ट्रीटी के अंतर्गत। अब इसमें क्या होता था, दोनों देश के जो प्लेन थे वो एक दूसरे देश के मॉनिटरी जो टेरिटरी थी उसमें आकर क्या करते थे? मॉनिटरिंग करते थे, कई बार सर्विलेंस करते थे, निगरानी करते थे। लेकिन अब इस ट्रीटी से बाहर हो गए हैं दोनों देश, तो दोनों याद रखना। ये क्वेश्चन है जो आप करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? फर्स्ट, RBI की बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। डिसाइड द बेंचमार्क पॉलिसी रेट ऑफ RBI। सेकंड, ये 12 सदस्य निकाय है, मींस 12 मेंबर बॉडी, एंड RBI गवर्नर भी शामिल है। प्रत्येक वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाता है, तो ये आप देखना। थर्ड है इसमें, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करता है, मींस सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसकी चेयरमैनशिप में काम करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहां पर केवल 1 and 2, ओनली 3 and 2 and 3। तो यहां पर देखना कि कौन सा सही है। तो जो सही आंसर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इस चक्कर में नहीं रहना है कि यहां पर गलत लगाया हुआ है, ये गलत भी हो सकता है किसी का किया हुआ, बट आपको यहां से क्या करना है? सही आंसर करना है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।